नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। संसद के दोनों सदनों की कार्यसूची में कई अहम विधायी कार्यों के साथ केंद्रीय बजट पर चर्चा सूचीबद्ध। लोकसभा में विपक्ष के गतिरोध के चलते लगातार हो रही है कार्यवाही बाधित। साइबर फ्रॉड से निपटने पर राष्ट्रीय सम्मेलन आज। गृहमंत्री अमित शाह करेंगे संबोधित। सीबीआई की नई साइबर क्राइम शाखा और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के राज्य अपराध समन्वय केंद्र डैशबोर्ड का करेंगे उद्घाटन। आईपैक छापेमारी विवाद पर आज ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ममता बनर्जी पर तलाशी के दौरान हस्तक्षेप का है आरोप। बांग्लादेश में चुनाव प्रचार समाप्त। 12 फरवरी को होगा मतदान। सर्वे में बीएनपी नेतृत्व वाले गठबंधन की जीत का अनुमान। अल्पसंख्यक कर रहे हैं असुरक्षित महसूस, एक सर्वे में आया सामने। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का यू टर्न। T20 विश्व कप में भारत के खिलाफ खेलने की कही बात। 15 फरवरी को तय कार्यक्रम के अनुसार कोलंबो में खेला जाएगा। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि संसद का बजट सत्र जारी है और संसद के दोनों सदनों की कार्यसूची में आज भी कई अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की ही बात की जाए तो दोनों ही सदनों में केंद्रीय बजट 2026-27 पर चर्चा सूचीबद्ध है। उच्च सदन में बजट पर सोमवार से चर्चा की शुरुआत हुई है। बजट पर चर्चा की शुरुआत कांग्रेस सांसद पी चिदंबरम ने की। उच्च सदन में चली इस चर्चा में विभिन्न पार्टियों के सांसदों ने भाग लिया। तो वहीं लोकसभा में पिछले सप्ताह की तरह सोमवार को भी गतिरोध की स्थिति बनी रही और विपक्ष के हंगामे के चलते केंद्रीय बजट पर चर्चा नहीं हो सकी। दोनों सदनों की आज की कार्यसूची में बजट पर चर्चा के साथ ही प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न पूछे जाना शामिल है। साथ साथ शून्यकाल में सांसद लोकहित से जुड़े कई अहम मुद्दे उठाए जाएंगे। और गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में साइबर धोखाधड़ी से निपटने को लेकर आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन साइबर सक्षम धोखाधड़ी से निपटना और उसके पूरे तंत्र को खत्म करना विषय पर केंद्रित है। इस मौके पर गृह मंत्री सीबीआई अधिकारियों के अलंकरण समारोह की अध्यक्षता करेंगे और सीबीआई की नई साइबर अपराध शाखा का उद्घाटन भी करेंगे। इसके साथ ही वो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के राज्य अपराध समन्वय केंद्र डैशबोर्ड की शुरुआत करेंगे। 2 दिन का ये राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य देश में बढ़ती साइबर धोखाधड़ी के तरीकों, रुझानों और नए खतरों को समझना है। इसमें धोखाधड़ी की जल्दी रिपोर्टिंग, ठगे गए धन की रियल टाइम निगरानी, सबूतों के समय पर संरक्षण और पीड़ितों की किस प्रकार से मदद हो सके, इसके उपायों पर चर्चा की जाएगी। सम्मेलन में केंद्र और राज्य सरकारों, बैंक, आरबीआई, फिनटेक कंपनियों, टेलीकॉम, सोशल मीडिया और साइबर सुरक्षा से जुड़े विशेषज्ञ भाग लेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में आज आईपैक छापेमारी विवाद पर प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिका में आरोप लगाया गया है कि केंद्रीय एजेंसी द्वारा कोलकाता स्थित आईपैक के कार्यालय और इसके सह संस्थापक प्रतीक जैन के आवास पर की गई तलाशी के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हस्तक्षेप किया था। अपनी याचिका में ईडी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्य के पुलिस महानिदेशक और कोलकाता पुलिस आयुक्त के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देने की मांग की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि संघीय एजेंसी के साथ चलाए गए तलाशी अभियानों के दौरान उन्होंने कानूनी कर्तव्यों में बाधा डाली। अपने जवाबी हलफनामे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हस्तक्षेप और बाधा डालने के सभी आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि परिसर में उनकी सीमित उपस्थिति केवल उनकी तृणमूल कांग्रेस से संबंधित गोपनीय और मालिकाना डेटा प्राप्त करने के लिए थी।
और नई दिल्ली में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के निवास पर आयोजित स्वागत समारोह में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हिस्सा लिया। सोशल मीडिया पर इस कार्यक्रम की तस्वीरें साझा करते हुए सर्जियो गोर ने लिखा कि भारत के प्रिय मित्रों, राजनयिक समुदाय, व्यापारिक नेताओं और अमेरिका के साझेदारों के लिए आयोजित स्वागत समारोह में 75 से अधिक राजदूत शामिल हुए। इन देशों के साथ नए व्यापारिक ढांचे और गहन रणनीतिक संबंधों के बीच इन व्यक्तिगत पलों में विश्वास, विचार और साझा भविष्य की दिशा तय होती है। उन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पीयूष गोयल और एस जयशंकर को विशेष रूप से धन्यवाद दिया। इस मौके पर पीयूष गोयल ने कहा कि भारत यूएस व्यापार समझौता सर्जियो गोर के समर्थन और व्यक्तिगत नेतृत्व के बिना संभव नहीं हो पाता। उन्होंने इसके लिए सर्जियो को धन्यवाद कहा। I must place on record that trade deal would not have been possible but for his support, his personal leadership to the entire engagement. And thank you very much, Sergio, for all that you've done to further strengthen this bond between the US and India. I wish you well in your assignment. I wish you have a wonderful stay in India. You meet all the wonderful people all across the country who would love to know you, love to work with the United States of America. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के साथ मुलाकात की और सोशल मीडिया पर साझा जानकारी में उन्होंने कहा कि मुलाकात के दौरान भारत अमेरिका रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने पर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि बैठक में सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन रेजिलियंस जैसे अहम क्षेत्रों पर विशेष फोकस रहा। अश्विनी वैष्णव ने उम्मीद जताई कि एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में अमेरिका की मजबूत भागीदारी देखने को मिलेगी, जिससे दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग को नया आयाम मिलेगा। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में एआई बड़ा मददगार साबित होने वाला है। एआई में भारत अब दुनिया का नेतृत्व करने की तैयारी कर रहा है और इसी मकसद से दिल्ली में 16 से 20 फरवरी तक भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किया जा रहा है और समिट के तमाम पक्षों और एआई की अहमियत को बताने के लिए इसी पर हम एक सीरीज चला रहे हैं, एआई इम्पैक्ट समिट भारत 2026। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई आज हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है और ये हमारे दैनिक कार्यों, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, सुरक्षा और यहाँ तक के व्यक्तिगत सेवाओं में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कर चुका है। बदलते दौर में भारत कैसे कर रहा है एआई वाले भविष्य की तैयारी, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सिर्फ लैब या कुछ बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये आम लोगों की जिंदगी में उतर चुका है। एआई की असली ताकत तभी सामने आती है जब वो बड़े पैमाने पर भरोसेमंद तरीके से और रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल हो। हेल्थ केयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, फाइनेंस और पब्लिक सर्विसेज, हर जगह एआई अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। जैसे जैसे एआई कामकाजी दुनिया को बदलता जाएगा, नौकरियों की संरचना भी बदल सकती है। एआई का भविष्य उज्जवल और परिवर्तनकारी होने की उम्मीद है, जहां ये तकनीकी प्रगति, आर्थिक विकास और रोजगार बाजार को गहराई से प्रभावित करेगा। आने वाले वर्षों में एआई एजेंट्स, रीजनिंग मॉडल्स और जनरेटिव एआई जैसे क्षेत्रों में तेजी से विकास होगा, जो स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त और मनोरंजन जैसे क्षेत्रों को बदल देगा। एआई को भविष्य का सही हथियार बनाने के लिए भारत विकल्पों पर काम कर रहा है, जैसे एआई स्टैक। भारत सरकार एआई के लिए मजबूत एआई स्टैक पर जोर दे रही है, जो एआई का भविष्य बन सकता है। एआई स्टैक दरअसल तकनीक की वो पूरी चेन है जिसमें एआई एप्लीकेशन बनाने से लेकर उन्हें चलाने तक की हर चीज शामिल होती है। इसके 5 अहम लेयर्स हैं: एप्लीकेशन लेयर, एआई मॉडल, कंप्यूट, डेटा सेंटर और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा। India's strength in AI is very consistent across the 5 layers of the AI stack,
Application layer, we will become the leaders. Models are today, our sovereign models are getting developed, which are very good and which have the capability of solving 95% of the problems that we have. And the chip layer, as you have seen in the semiconductor mission, is developing very well. Infra layer, close to $70 billion and growing every day. Just got the update yesterday that the investment is now close to $90 billion. The committed investment, which might grow up to $150 billion as we approach the AI Impact Summit, and the final energy layer. All the 5 layers we are working very consistently. इनमें सबसे ऊपर है एप्लीकेशन लेयर, यानी वो एप्स और सर्विसेज जिन्हें लोग सीधे इस्तेमाल करते हैं, जैसे हेल्थ डायग्नोसिस टूल्स, किसान सलाह प्लेटफॉर्म, चैटबॉट्स और लैंग्वेज ट्रांसलेशन एप्स। इसके नीचे है एआई मॉडल लेयर, जो एआई का दिमाग है। यही मॉडल एक्सरे से बीमारी पहचानते हैं, फसल उत्पादन का अनुमान लगाते हैं और सवालों के जवाब देते हैं। फिर आता है कंप्यूट लेयर, जो कि एआई की मसल पावर है। यहीं से एआई को वो ताकत मिलती है जिससे वो सीखता है और फैसले लेता है। दुनिया में एनवीडिया जीपीयूज, गूगल टीपीयूज जैसे एडवांस चिप्स इस्तेमाल हो रहे हैं। इस रेस में तेजी से आगे बढ़ रहा है इंडिया एआई मिशन, जिसके तहत रिसर्चर्स और स्टार्टअप्स को सब्सिडाइज्ड दरों पर जीपीयू एक्सेस दिया जा रहा है। इसके बाद आता है डेटा सेंटर और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एआई के लिए घर और हाईवे दोनों का काम करते हैं। 5G नेटवर्क, ऑप्टिकल फाइबर्स और तेज डेटा सेंटर्स एआई को देश के हर कोने तक पहुंचाते हैं। भारत में डेटा सेंटर्स में लाखों करोड़ का निवेश हो रहा है, जिससे डिजिटल संप्रभुता भी मजबूत हो रही है। पूरे एआई स्टैक को चलाने वाली सबसे अहम चीज है ऊर्जा। एआई को भारी मात्रा में बिजली चाहिए, इसलिए क्लीन और राउंड द क्लॉक एनर्जी जरूरी है। हाल ही में पास हुआ शांति एक्ट न्यूक्लियर एनर्जी को एआई और डेटा सेंटर्स के लिए एक स्थिर समाधान के रूप में पेश करता है। हालांकि एआई जितना ताकतवर है, उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी हैं। डेटा प्राइवेसी, बायस, साइबर सिक्योरिटी और नौकरियों पर असर। यही वजह है कि भारत जोर दे रहा है रिस्पॉन्सिबल और एथिकल एआई पर। सही नीति, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव केंद्रित सोच के साथ एआई न सिर्फ अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएगा, बल्कि सबका कल्याण, सबके खुशहाली का रास्ता भी खोलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब खबर भारत अमेरिका व्यापार समझौते से जुड़ी हुई। इस समझौते से कारपेट कारोबारियों और निर्यातकों में उम्मीद की एक नई लहर दौड़ गई है। जी हां, कारोबारियों का कहना है कि ये ऐतिहासिक क्षण है। समझौता उद्योग के लिए संजीवनी से कम नहीं है। और कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल CEPC के उपाध्यक्ष असलम महबूब ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। आने वाला वक्त अच्छा रहेगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। बहुत बड़ा अवसर है और बहुत हिस्टोरिक मोमेंट है। तो ये एक बहुत बड़ा उद्योग के लिए बहुत संजीवनी का काम करेगा। एक अच्छा पहल भारत सरकार का जो डील BTA किया है, उससे बहुत ज्यादा फायदा हमारे उद्योग को मिलेगा। CEPC के सदस्य शेख आशिक ने कहा कि आने वाले दिनों में हैंडमेड कारपेट और हैंडीक्राफ्ट की काउंसिल टैरिफ को और कम कराने के लिए प्रयास किए जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हमारी जो हैंडमेड जो हैंडक्राफ्ट और हैंडमेड कारपेट्स की ऑर्गेनाइजेशंस काउंसिल्स हैं, वो हम परस्यू करेंगे कि इसको और भी लोअर लाने की कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में। भारत अमेरिका ट्रेड डील का हीरा और रत्न उद्योग ने भी स्वागत किया है। इस समझौते से उद्योग से जुड़े कारोबारियों को रत्नों के सबसे बड़े उपभोक्ता बाजार में भारत की पैठ मजबूत होने की उम्मीद है। ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के वाइस चेयरमैन अविनाश गुप्ता ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते की तारीफ की है और उन्होंने कहा है कि रत्न और हीरे पर शून्य टैरिफ से कटिंग और पॉलिशिंग उद्योग को बड़ा लाभ होगा।
ज्वेलरी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसको कि अभी तक ये 0% ड्यूटी में आई नहीं है। मैं सरकार से अपील करूंगा कि सेक्शन 3 में ज्वेलरी की भी गुहार लगाए, और जब निगोशिएशंस होंगे और ज्वेलरी भी अगर उसमें आती है तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट हमको मिलेगा। और द्वारका जेम्स लिमिटेड के सीएमडी कृष्ण बिहारी गोयल ने कहा है कि इस समझौते से भारत के लिए व्यापार की परिस्थितियां चीन, थाईलैंड और अन्य विकासशील देशों के अधिक अनुकूल बनेंगी और भारत का कारोबार इस सेक्टर में अमेरिका से कई गुना बढ़ने की उम्मीद है। 0% टैरिफ से अमेरिका का जो पूरा मार्केट है उसको हम चाइना, थाईलैंड जैसी और जो कॉम्पिटिटिव कंट्रीज हैं उनसे इंडिया को बहुत एडिशनल एडवांटेज मिलेगा, और इंडिया का ट्रेड जो अभी हम कर रहे हैं उससे कई गुना बढ़ेगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। सब तो आ गए, रो क्यों रही है? सब तो आ गए, लेकिन स्वाद नहीं आया। अब आया असली स्वाद। हाँ, अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हों लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मैसेज डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूं। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस। UPI कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम ने फोन पर बातचीत की है और दोनों नेताओं ने सितंबर 2025 में वाराणसी में अपनी पिछली मुलाकात के बाद से व्यापक द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की, जिसमें विकास, साझेदारी, क्षमता निर्माण और लोगों के बीच आदान प्रदान पर जोर दिया गया। दोनों नेताओं ने हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता के साझा उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करना जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो अगले सप्ताह AI इम्पैक्ट समिट के लिए दिल्ली में PM डॉक्टर रामगुलाम का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। और आपको बता दें कि भारत की अर्थव्यवस्था एक बार फिर दुनिया में अपना दबदबा बनाने जा रही है और मूडीज रेटिंग्स ने सोमवार को साफ तौर पर कहा है कि अगले वित्त वर्ष 2026-27 में भारतीय अर्थव्यवस्था तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगी और G20 की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ देगी। जब पूरी दुनिया आर्थिक अनिश्चितता से जूझ रही है, उस समय भारत की ग्रोथ स्टोरी मजबूत घरेलू खपत, सरकार की सही नीतियों और चट्टान जैसे बैंकिंग सिस्टम के दम पर चमकती जा रही है। GST में सुधार और इनकम टैक्स में राहत जैसे कदमों ने आम लोगों की जेब में पैसा बढ़ाया है, जिससे खपत को और ज्यादा ताकत मिल रही है। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर की, जो कि पिछले 4 दशकों से नक्सल हिंसा की समस्या से जूझता रहा है, लेकिन अब ये बदलाव की एक नई इबारत लिख रहा है, एक नई कहानी। बस्तर के हालात तेजी से बदल रहे हैं और बड़ी संख्या में माओवादी कैडर आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौट रहे हैं। आत्मसमर्पण कर चुके माओवादियों ने दूरदर्शन समाचार के माध्यम से जंगलों में बंदूक थामे बैठे माओवादियों से हिंसा का रास्ता छोड़ने और समाज की मुख्य धारा में लौटने की अपील की है। बस्तर से डीडी न्यूज संवाददाता सोमेश पटेल की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बस्तर अब बदल रहा है। बस्तर में बड़ी संख्या माओवादी आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कुछ आत्मसमर्पण नक्सली भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मुख्य धारा में आप जुड़ी हैं,
क्या कहेंगी, पहले के जीवन और के जीवन में कितना बदलाव आया है, क्या परिवर्तन हुआ है? जी, मेरे को तो वहाँ जंगल में रहते समय पहले का वहाँ रहते समय वहीं के अच्छी थी, तो अब परिस्थिति में बदलाव आ गई है। तो इसलिए हम आज सरकार के सामने हथियार डाले और संविधान के साथ हम आज जनता के साथ मिलकर काम करेंगे, ऐसे सोच के आए हैं। कुछ और जो आत्मसमर्पण जिन्होंने किया है उनसे भी बातचीत करेंगे। ये बताइए, आपने भी आत्मसमर्पण किया है, क्यों किया आपने आत्मसमर्पण, क्या वजह रही? जी, जो हम आत्मसमर्पण नहीं मानते, इसको मुख्यधारा मानते हैं। जो हमने जो पार्टी सोचा है, देश दुनिया में बदलती परिस्थिति और देश में और दुनिया में सामाजिक आर्थिक सभी जो बदलाव को देखते हुए वर्तमान में जो हम हथियारबंद संघर्ष से हम देश में हम सफल नहीं होंगे। कुछ लोग अभी भी जंगल में हैं, उनको आप क्या अपील करेंगे? मैं यही अपील करना चाहता हूं कि देश दुनिया में जो बदल रही परिस्थिति के मुताबिक जो पार्टी निर्णय लिया है, निर्णय के अनुसार वो भी खुद सोचना चाहिए। सोच के निर्णय लेके आने से अच्छा है। अभी जो परिस्थिति बदल गया है, परिस्थिति के मुताबिक वो भी सोच के आने से अच्छा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार जिस तरह से योजना चला रही है, उस योजना का लाभ लें। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, बस्तर। और श्रीलंका में भगवान बुद्ध के पवित्र देवनी मोरी अवशेषों के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। भारत से लाए गए ये अवशेष कोलंबो के ऐतिहासिक गंगारामैया मंदिर में रखे गए हैं, जहां पर हर रोज हजारों भक्त पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी की पहल के चलते भगवान बुद्ध के ये अवशेष कोलंबो पहुंच पाए, जिससे दोनों देशों के बीच जो विरासत और सौहार्द का माहौल बन पाया है। आपको दिखाते हैं आस्था के ये अनूठे रंग। श्रीलंका में भगवान बुद्ध के पवित्र देवनी मोरी अवशेषों के दर्शन का अवसर इन दिनों श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक चेतना के साथ मनाया जा रहा है। भारत से लाए गए भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष कोलंबो स्थित ऐतिहासिक गंगारामैया मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए दर्शनार्थ स्थापित किए गए हैं। राजधानी कोलंबो ही नहीं बल्कि श्रीलंका के दूर दराज क्षेत्रों से भी हजारों की संख्या में भक्त भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इस पावन अवसर पर भारत से मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल और अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चौना मीन भी कोलंबो में मौजूद हैं। पुस्तक में बहुत से बौद्धिस्ट का, बौद्ध गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र पढ़ा था, मगर सही में मैं प्राइम मिनिस्टर का भी आभार मानूंगा कि उन्होंने यहाँ ये हस्ती को पहली बार श्रीलंका के जनता को ये पूजा के लिए यहाँ उन्होंने गवर्नर गुजरात आए थे और मैं वापस यहाँ से ले जाने का लिए आया हूँ। We have a very long cherished legacy between India and Sri Lanka. ये 2500 साल पुराना है और ये सम्राट अशोका का समय से हमारा रिश्ता जुड़ा हुआ है। और ये जो देवी मोरी जो रैलिक्स है, होली रैलिक्स, ये 4 तारीख से यहाँ प्रदर्शन में है, यहाँ एक्सपोजिशन में है। मुझे सौभाग्य है, मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि मैं भी इस एक्सपोजिशन में हिस्सा ले पा रहा हूँ। मैं भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष 11 तारीख को पुनः भारत वापस लाए जाएंगे। ये आयोजन दोनों देशों के बीच बौद्ध विरासत और आपसी सौहार्द का प्रतीक बनकर उभरा है। तो आपने देखा कि किस तरीके से कोलंबो वासी, न सिर्फ कोलंबो वासी मैं कहना चाहूँगी, बल्कि श्रीलंका के अलग अलग स्थानों से आए हुए लोग, विदेशों से आए हुए पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं, भगवान बुद्ध के दर्शन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज़, कोलंबो। और आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं खेल की। जी हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 विश्व कप में भारत के खिलाफ नहीं खेलने के अपने फैसले पर यू टर्न ले लिया है। जी हाँ, पाकिस्तान सरकार ने सोमवार को औपचारिक रूप से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये मैच खेलने की अनुमति दे दी, जिससे पिछले कई दिनों से बना हुआ गतिरोध अब समाप्त हो गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला अब निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 15 फरवरी को कोलंबो में खेला जाएगा। पाकिस्तान ने पहले अपने सरकार की सलाह पर भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलने की बात कही थी। हालांकि आईसीसी की सख्ती, बांग्लादेश की अपील और लगातार बातचीत के बाद पाकिस्तान पीछे हटता नजर आया।
आईसीसी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच हुई बैठक के एक दिन बाद ये फैसला लिया गया। और दिल्ली की कर्णी सिंह शूटिंग रेंज पर खेले जा रहे एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है और भारत की जूनियर महिला टीम ने 25 मीटर पिस्टल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने, तो आप देखिए ये खास बातचीत। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। डॉक्टर कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में एशियन के मुकाबले खेले जा रहे हैं चैंपियनशिप के, और हमारे साथ 25 मीटर के जो विजेता हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन आप तीनों को। किस तरह का परफॉर्मेंस रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा इस टाइम इस चैंपियनशिप में खेलने के लिए? अच्छा था, क्वालिफिकेशन थोड़ा कम था पर फाइनल अच्छा था। क्या स्पेशल था इस बार के फाइनल में कजाकिस्तान के साथ? बस मैं यही सोच रही थी कि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, तो जितना है उतना बेस्ट दो। बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये मेरा पहला इंटरनेशनल था और मतलब सेम क्वालिफिकेशन इतना ठीक नहीं था, लेकिन मैंने फाइनल्स में स्टार्टिंग थोड़ी अच्छी करी थी। बस यही सोचा कि मुझे बस प्रोसेस को स्टिक करना है और बस चलाना है। एक्चुअली मेरा क्वालिफिकेशन काफ़ी अच्छा था, बट फाइनल में मैं उतना अच्छा नहीं कर पाई, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट तो हो रहा है अपने परफॉर्मेंस से। बट कोई बात नहीं, आई एम रियली ग्लैड कि मेरे को एक्सपीरियंस करने को मिला, एंड इट विल ऑलवेज ऐड टू माई डायरी ऑफ एक्सपीरियंसेस। ओपोनेंट्स तो सारे ही अच्छे होते हैं, एवरी कंट्री इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, सो आई कैन नॉट रियली से कि कौन सबसे अच्छा था। एंड क्योंकि मैं इंडियन हूँ तो मेरा पर्सनल बायसनेस यही है कि इंडियन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तो या एंड स्ट्रैटेजी कुछ ये नहीं था। आई एम रियली हैप्पी कि मैं अपने होम कंट्री में ऐसा, चलो टीम का अच्छा मेडल मिला, हम सबको साथ में मिला। आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। तो ये तीनों चैंपियन हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, और इसी उम्मीद के साथ ये आगे जाएंगे कि ओलंपिक्स के कोटे भी ये जल्दी से जल्दी हासिल कर पाएँ। कैमरा सुमित के साथ मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ दिल्ली।